नमस्कार, मैं डॉक्टर एजाज हुसैन एक बार फिर आपके समस्त उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर देकर। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माता, एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री व निस्वार्थ समाजसेवी, जिन्होंने भारत को जाति प्रथा जैसी समस्याओं से न सिर्फ मुक्त किया बल्कि उसके लिए एक सशक्त कानून इस देश में स्थापित करवाया। अंबेडकर जी ने इसके अतिरिक्त भी और भी महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे मजदूरों की कार्य अवधि को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया, भारत में सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान कराई और उन्होंने महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिला शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया। उनका कहना था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अंबेडकर जी कहा करते थे, शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व के जीवन पर आज हम बात करेंगे और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे उनके संपूर्ण जीवन यात्रा। जैसे जैसे उनके जीवन में घटनाक्रम घटते गए, उन्हीं माध्यमों से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम इनके संपूर्ण जीवन वृत्तांत को समझने का प्रयास करेंगे। जन्म। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू नामक कस्बे में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर के महू नामक कस्बे में काली पलटन मोहल्ले में हो। काली पलटन मोहल्ले में हो। 14 अप्रैल को हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं और इस दिन भारत में शासकीय अवकाश रहता है। थोड़ी महू के विषय में बात कर ले। महू का नाम वर्ष 2003 में बदलकर दिग्विजय सिंह सरकार ने अंबेडकर नगर कर दिया। वह आगे चलकर मोदी जी द्वारा महू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वह आगे चलकर वर्ष 2016 में यहां पर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो महू के संबंध में उपयुक्त प्रश्नों को आप ध्यान रखें। और काली पलटन नामक स्थान पर आज आप महू में जाएंगे तो यहाँ पर अंबेडकर जी का स्मारक बना। अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामोजी सकपाल था, जिनका विवाह भीमाबाई से हुआ, परंतु जल्द ही भीमाबाई का निधन हो जाता है। वह रामोजी सकपाल दूसरा विवाह जीजाबाई से करते हैं। दूसरा विवाह जीजाबाई से करते हैं। रामोजी ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं अंबेडकर जी के विवाह की। तो अंबेडकर जी का विवाह 1905 में रमाबाई से होता है। उस समय अंबेडकर जी की आयु मात्र 15 वर्ष थी और रमाबाई की आयु 9 वर्ष। जल्दी ही रमाबाई का निधन 1935 में हो जाता है। वह अंबेडकर जी भी दूसरा विवाह करते हैं वर्ष 1948 में। डॉक्टर सविता कबीर से।
डॉक्टर सविता पेशे से चिकित्सक थी व जाति से ब्राह्मण, जिनका निधन वर्ष 2003 में हुआ। अब हम बात करते हैं अंबेडकर जी की संतानों के विषय में। तो अंबेडकर जी के एकमात्र पुत्र यशवंत राव अंबेडकर थे। संतानें तो उनकी और भी रहती है, परंतु जीवित यशवंत राव अंबेडकर ही रहते हैं। यशवंत राव अंबेडकर भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वह इनके 3 पुत्र व एक पुत्री है, रमाबाई पुत्री, आनंदराव, भीमराव और प्रकाश अंबेडकर। तो प्रकाश अंबेडकर वर्तमान राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1954 में भारतीय रिपब्लिक पार्टी बहुजन महासंघ की स्थापना की, जिसका मुख्यालय अकोला में, जो महाराष्ट्र की एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त अंबेडकर जी का एक प्रिय कुत्ता भी था, जिसका नाम टोबी था। टोबी। अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। अंबेडकर जी काफी लंबे समय से मधुमेह नामक रोग से बीमार थे। वह इसी के चलते 6 दिसंबर के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। चैत्य भूमि कहा जाता है, जो बंबई में स्थित है। अंबेडकर जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न वर्ष 1990 में दिया गया। और अंबेडकर जी अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को अपना गुरु मानते थे, जिसमें गौतम बुद्ध, संत कबीर व ज्योतिबा फूले। तो याद रखिएगा, इतनी बातें हमने अंबेडकर जी के सामान्य जीवन परिचय पर कर दी। तो अब हम अंबेडकर जी की जीवन यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अंबेडकर जी के पिता रामोजी सखपाल ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे। उनकी पोस्टिंग महू में थी, तब अंबेडकर जी का जन्म होता है। और कुछ समय बाद उनका स्थानांतरण सतारा महाराष्ट्र में कर दिया जाता है। यहीं पर अंबेडकर जी 7 नवंबर वर्ष 1900 में एक स्कूल में प्रवेश करते हैं। वर्तमान में उस स्कूल का नाम प्रताप सिंह हाई स्कूल है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान रखें, 7 नवंबर के दिन को महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि इस दिन अंबेडकर जी ने महाराष्ट्र के स्कूल में एडमिशन लिया था। और उस समय उस स्कूल के पहले एससी के बालक अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी का बचपन का नाम भीवा था। वह उनके गांव का नाम अम्बेडवे था। उस समय महाराष्ट्र के लोगों में एक परंपरा थी कि वह अपने गांव का नाम उपनाम के रूप में प्रयोग करते थे। इसलिए अंबेडकर जी ने भी अम्बेडवे अपने नाम के पीछे लगाया। परंतु कुछ समय बाद उनके गुरु या हम कहें उनके शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर ने उनको परामर्श दिया कि आप आपके नाम के पीछे अंबेडकर उपनाम का प्रयोग करो। और अंबेडकर जी ने जीवन भर इसी उपनाम का प्रयोग किया। याद रखें, कृष्णा महादेव जी ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, परंतु अंबेडकर जी को विशेष स्नेह उनसे उस स्कूल जीवन में मिला। इसके बाद देखते हैं
1960 में अंबेडकर जी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली व एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया। फिर बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने 1922 तक अर्थशास्त्र व राजनीति में बीए ऑनर्स की डिग्रियां प्राप्त कर ली। उसके बाद हम बात करें, अंबेडकर जी उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए, परंतु अंबेडकर जी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उस समय बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा एक स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई थी, जिसमें अंबेडकर जी का चयन होता है और उनको प्रति माह 755 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। 1913 के फरवरी में ही अंबेडकर जी के पिताजी का भी देहांत हो जाता है और 1913 में ही कुछ समय बाद अंबेडकर जी न्यूयॉर्क जाते हैं। न्यूयॉर्क और वहां के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय उस समय का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था और हम बड़ौदा रियासत की बात करें तो ये बड़ौदा रियासत वही है जो भारत के आजाद होने के बाद 565 रियासतों में सबसे पहले भारत में शामिल हुई थी और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम देख रहे हैं अंबेडकर जी की उच्च शिक्षा में भी इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद अक्टूबर 1916 में अंबेडकर जी लंदन जाते हैं व बैरिस्ट्री की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं और यही साथ में ही यह इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद जून 1917 में अंबेडकर जी भारत लौट आते हैं और कुछ समय बड़ौदा में सैनिक सचिव की नौकरी व मुंबई में 1918 में प्रोफेसर के पद पर भी कार्य करते हैं, परंतु दोनों जगह जातिगत अपमान के कारण वो यह कार्य छोड़ देते हैं। इसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम जो बनने वाला था, जिसका नाम मॉन्टेस्क्यू जेम्स फॉर्ड है, उसकी एक सचिव में अंबेडकर जी से परामर्श लिया गया, जिसमें अंबेडकर जी ने दलितों का पक्ष रखा कि भारत जैसे देश में दलित संप्रदाय सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु उस समय उनकी बात नहीं सुनी जाती है। हाँ, भारत में 1909 के मार्गो मिंटो एक्ट में मुसलमानों को पहले आरक्षण मिल गया है। इसके बाद 1919 का एक्ट पारित कर दिया जाता है, जिसमें सिख, ईसाई व एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण दे दिया जाता है। अब 1920 में अंबेडकर जी एक पत्र निकालते, जिसका नाम रहता है मुख नायक साप्ताहिक पत्र था मुख नायक। इसके अतिरिक्त भी अंबेडकर जी ने और भी कुछ महत्वपूर्ण पत्र निकाले हैं, उन सब के नाम हम यहीं पर देख लेते हैं। 1927 में बहिष्कृत भारत, 1928 में समता, जिसका नाम 1930 में जनता कर दिया गया, व इसके बाद 1956 में प्रबुद्ध भारत
नामक पत्र अंबेडकर जी ने लिखा था, जो वर्ष 2017 में पुनः उनके पोते प्रकाश राव अंबेडकर जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार अंबेडकर जी द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण पत्र। अब हम बात करें, अंबेडकर जी ने 1924 में एक सभा का निर्माण किया, जिसको आप बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से जानते हैं, जो जुलाई 1924 में गठित की गई, जो दलितों के पक्ष में अपना कार्य करते थे। जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने बनाया, इसी प्रकार अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था जुलाई 1924 में। उसके बाद 1926 में अंबेडकर जी बंबई के विधान परिषद के सदस्य बनते हैं और यह सदस्य 10 वर्ष तक रहते हैं। यानी 1926 से 1936 तक अंबेडकर जी बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। इसके बाद वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन की घोषणा होती है, जो वर्ष 1928 में भारत में आता है। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध भारत की सभी राजनीतिक दल कर रहे थे, परंतु अंबेडकर जी ने इसका समर्थन किया, क्योंकि अंबेडकर जी चाहते थे कि भारत सिर्फ राजनीतिक तौर पर आजाद ना हो, भारत आर्थिक और सामाजिक आधार पे भी आजाद हो। इसलिए उनको लगता था कि पहले सामाजिक आजादी हो, उसके बाद राजनीतिक आजादी हो। इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन का सहयोग किया। उसके बाद हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध के ही कारण भारतीयों को पहली बार मौका मिला कि वो अपना खुद का संविधान निर्माण कर दे। इस हेतु नेहरू रिपोर्ट भी बनाई गई मोतीलाल नेहरू द्वारा, परंतु उन्हीं के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण स्वराज की मांग कर ली, जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट विफल हो गई। फिर संपूर्ण स्वराज की मांग को लेकर गांधी जी के नेतृत्व में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इसी बीच इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो 1930 में होता है, अंबेडकर जी जाते हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी व तर्कों के साथ रखते हैं। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेता है। इसलिए रेमजे मैकडोनाल्ड कहते हैं कि जब तक कांग्रेस का प्रतिनिधि इस सम्मेलन में नहीं आएगा, तब तक हम कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को 5 मार्च 1931 को अरविंद गांधी समझौते के तहत समाप्त कर दिया जाता है। वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होता है, महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लेने जाते हैं, परंतु इस सम्मेलन में भी अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच कुछ बातों को लेकर सहमति नहीं बन पाती है और गांधी जी पुनः लौट आते हैं। इसके बाद गांधी जी पुनः जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं, परंतु अंग्रेजों द्वारा उनको जेल में डाल दिया जाता है और इसी बीच तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर लिया जाता है 1932 में, जिसमें अंबेडकर जी फिर अपना पक्ष रखते हैं। तो इस प्रकार आप यह याद रखिएगा कि
तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो आंसर होगा अंबेडकर जी। पीएससी में ये प्रश्न आया भी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं 1932 यानी कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपनी तीनों गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसको आप सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड। इस घोषणा से पूरे भारत में एक सनसनी फैल गई। इस सांप्रदायिक पुरस्कार को थोड़ा यहां पर आप लोग समझ लीजिए, जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सांप्रदायिक पुरस्कार में कहा गया कि अब भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन के अतिरिक्त दलित भी अल्पसंख्यक कहलाएंगे। यानी दलित अब हिंदू धर्म से अलग कर दिया जाएगा, वह उनको अल्पसंख्यक बोला जाएगा। इसी प्रकार उनको निर्वाचन में भी 71 सीटें आवंटित की जाएगी, जिस पर सिर्फ दलित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकेगा, वह उस क्षेत्र का दलित व्यक्ति ही मतदान कर पाएगा। तो इस प्रकार का सांप्रदायिक पुरस्कार अंग्रेजों ने उस समय हमें दिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, जो सीधा सीधा ये बताता है कि फूट डालो व शासन करो की नीति में अब मुस्लिम, सिख, ईसाई के बाद दलित भी एक प्रमुख मोहरा बन सकते हैं। तो गांधी जी ने इसका विरोध पुरजोर से किया। जेल में रहते हुए 18 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद 18 अगस्त 1932 को पत्र लिखा और उसमें कहा कि यदि आपने इस घोषणा को वापस नहीं लिया तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। और गांधी जी 20 अगस्त 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहता है। सबको लगता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए लोग अंबेडकर जी को मनाने लग जाते हैं। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय जी, तेजपाल सप्रू जी, जयकर जी द्वारा अंबेडकर जी को मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अंबेडकर जी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पहली बार जब दलितों को आरक्षण मिला तो गांधी जी को ये बात बुरी लग रही है, जबकि इससे पहले देश में मुस्लिमों, सिखों को जब आरक्षण दिया गया था तब गांधी जी ने कोई विरोध नहीं किया था। तो अंबेडकर जी का गुस्सा अपनी जगह ठीक था और गांधी जी का विचार अपनी जगह ठीक था। बड़ी मुश्किल से अंबेडकर जी मानते हैं, वह जेल आते हैं और इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है। गांधी जी जो यहां पर अंबेडकर जी से कहेंगे, मैं चाहता हूं कि उस बात को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब गांधी जी और अंबेडकर जी की मुलाकात होती है तो गांधी जी अंबेडकर जी से साफ कहते हैं कि अंबेडकर जी, मैं आपको नहीं समझ पाया, परंतु उससे अधिक आप मुझे नहीं समझ पाए। मैं दलितों का पक्षकार हूं और रहूंगा। मैं चाहता हूं कि दलित समाज को उसका अधिकार मिले, परंतु जिस चीज को आप सही मान रहे हो वो गलत है। ये घोषणा दलितों को हिंदुओं से हमेशा के लिए पृथक कर देगी। इसके लिए कभी भी आने वाली पीढ़ी आपको और मुझको क्षमा नहीं करेगी। इसलिए हमको हिंदू समाज के अंतर्गत जो दलित है वो उसका अभिन्न हिस्सा है और वो उस पर रहकर ही उसका सुधार संभव है। अगर आज हमने दलित को हमेशा के लिए अलग कर दिया तो दलित शब्द हमेशा दलित रहेगा, वो कभी भी हट नहीं पाएगा। गांधी जी का तर्क बड़ा साफ था कि वो हिंदू समाज को अलग या तोड़ना नहीं चाहते थे दलितों से।
कुछ समय बाद अंबेडकर जी को इस बात पर विचार कर दिया गया, जिसमें गांधी जी ने यह भी कहा कि आपको 71 सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जा रहा है दलित समुदाय को। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि दलित समाज पूरे भारत में 147 सीटों पर आरक्षण प्राप्त करे, परंतु वो आरक्षण सांप्रदायिक पुरस्कार के द्वारा न हो, सामान्य आरक्षण, यानी कि उन 147 सीटों पर दलित समाज का व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा, परंतु मतदान सभी कर सकते हैं। अंबेडकर जी इन दोनों प्रस्ताव को अपनी सहमति दे देते हैं और 23 सितंबर 1932 को यह समझौता पूर्ण हो जाता है, जिसको आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट। तो इस प्रकार पूना पैक्ट के आ जाने से रेंद्र मैकडोनाल्ड की यह घोषणा निरस्त कर दी जाती है। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें भारत में आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। यहां पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आरबीआई की स्थापना के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी को यंग और हिल्टन नाम से जाना जाता है, जिसमें अंबेडकर जी की परामर्श को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि अंबेडकर जी एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। इसके बाद 1935 में ही नासिक की एक सभा में अंबेडकर जी अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, यानी हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अंबेडकर जी का साफ कहना है कि हिंदू धर्म यह मानता है कि धर्म के लिए इंसान बना है, और अंबेडकर जी इसके विपरीत मानने वाले व्यक्ति थे। उनका कहना था कि इंसान के लिए धर्म बना है, इसलिए वो हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। तो 1935 में नासिक में बौद्ध धर्म में सम्मिलित होते हैं। इसके बाद वर्ष 1936 में वह अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र लेबर पार्टी। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन होता है। वह 1937 के आम चुनाव में यह पार्टी भाग लेती है और 13 सीटें यह जीतती है। इस प्रकार 1937 से 1942 तक अंबेडकर जी बॉम्बे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। 1937 से 1942 तक बॉम्बे विधान सभा के सदस्य। याद रखना 1926 से 1936 तक वह बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य थे। इसके बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है 1942 से, परंतु अंबेडकर जी का मानना था कि अंग्रेज भारत छोड़ने से पहले भारत को सामाजिक आजादी भी प्रदान करके जाए, यानी कि ये जाति प्रथा का जो सिस्टम लंबे समय से चला आ रहा था, इसको समाप्त करके जाए और सभी वर्गों को अपना पूर्ण अधिकार दे के जाए। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंबेडकर जी ने भाग नहीं लिया। वह 1942 से 1946 तक 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी सभा या परिषद के सदस्य रहे। तो 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के वो सदस्य रहे। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी जाती है। वह अब भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव होता है। इस संविधान सभा के चुनाव में अंबेडकर जी महाराष्ट्र
की बजाय बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, वह संविधान सभा में जीत कर आ जाते हैं। संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक वह पावरोपण समिति के अध्यक्ष रहते हैं। याद रखें, पावरोपण समिति संविधान की सबसे प्रमुख समिति कही जा सकती है, जो पूरे संविधान को मसौदा तैयार करती है। अंबेडकर जी के साथ एक परेशानी यह हो जाती है कि जिस बंगाल क्षेत्र से वो जीतकर संविधान सभा में प्रवेश लेते हैं, वह क्षेत्र बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला जाता है। इसलिए अंबेडकर जी पुनः महाराष्ट्र से चुनाव लड़ते हैं, वह जीतकर संविधान सभा में आते हैं। इसके बाद स्वतंत्र भारत के अंबेडकर जी प्रथम कानून मंत्री बनते हैं और 1956 में उनका देहांत हो जाता है। हमने इस प्रकार अंबेडकर जी के संपूर्ण जीवन यात्रा पर एक संक्षिप्त में नजर डाली है और मुझे उम्मीद है कि अंबेडकर जी के संबंध में बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां या बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो अब तक आपसे छिपे थे, आपके सामने आ गए होंगे। तो इस प्रकार हमने अंबेडकर जी के संपूर्ण जीवन यात्रा पर एक संक्षिप्त में दृष्टि डाली है। कभी और अवसर मिला तो मैं अंबेडकर जी की इस संपूर्ण बातों पर विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूंगा कि ये तथ्य कितने और अधिक रोचक हो सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।